हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से पेज पे थे हम? 7.41, 7.49। वोटिंग स्टार्ट किया था हमने। वोटिंग के अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ लिया था कि रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है वोटिंग पे। क्या लग सकती है? रेस्ट्रिक्शंस। और रेस्ट्रिक्शंस लगने के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? एओए में लिखा होना चाहिए सुप्रीमेसी ऑफ आर्टिकल है। और हो कब सकती है रेस्ट्रिक्शन? अगर कॉल्स पे नहीं किया हो या कोई अमाउंट ड्यू हो, या फिर कंपनी ने क्या एक्सरसाइज कर लिया हो, लीन एक्सरसाइज कर लिया हो, तो क्या कर सकते हैं? वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इन मेंबर्स के ऊपर और कोई रेस्ट्रिक्शन रहेगी? ये रिक्विजिशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ईजीएम को बुला नहीं कर सकते। अभी हमने रिक्विजिशन नहीं पढ़ा है, लेकिन हमें पता है कि मेंबर्स भी ईजीएम कॉल कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिक्विजिशन। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि मेंबर चाहे या प्रॉक्सी चाहे तो सारे वोट एक डायरेक्शन में फाइल नहीं करेगा। वो चाहे तो अलग अलग डायरेक्शन में फाइल, यूज ऑल इज वोट इन द सेम वे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है जी। फिर हमने पढ़ा था अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो हमें किस पे देखना है? हमें सीनियर देखना है कि सीनियर कौन है। सबसे पहले देखेंगे कि वो आपस में, वहां से ले लो, वहां रखिए, हाँ अंदर ही रखी हुई होंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो कनकर कर जाए, मतलब वो म्यूचुअली अराइव हो जाए कि उन्हें क्या डिसीजन लेना है। अगर म्यूचुअली अराइव नहीं हो रहे तो किसकी डिसीजन मानेंगे हम? सीनियर की डिसीजन को मान लेंगे। ठीक है जी। और सीनियर कौन होगा? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर वोटिंग ऑफ बाय शो ऑफ हैंड पढ़ लिया था हमने। शो ऑफ हैंड में क्या था? कुछ तो लिखोगे। फर्स्ट इंस्टेंस में क्या करोगे आप? शो ऑफ हैंड से वोटिंग करोगे। अनलेस द वोटिंग इज डिमांडेड बाय पोल या इलेक्ट्रॉनिक मींस नहीं है तो सबसे पहले वोटिंग कैसे होगा? शो ऑफ हैंड से वोटिंग करी जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर चेयरमैन ने बोल दिया कि रेजोल्यूशन पास हो गया और मिनट्स बुक्स में लिख दिया गया है, तो हम क्या मान लेंगे? रेजोल्यूशन पास हो गया है। कंक्लूसिव एविडेंस है। कौन सा एविडेंस है? कंक्लूसिव एविडेंस है। अब हमें पढ़ना था जी वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। कौन से मीन से वोटिंग होगी? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग होगी। अब आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ये छोटी मोटी कंपनियों का काम नहीं है। ये किसके ऊपर लग रहा होगा? बड़ी कंपनी को। लेकिन क्या छोटी कंपनी अपनी मर्जी से ऑप्शन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है, लेकिन लीगली इनको मैंडेट नहीं किया गया। लीगली किसको मैंडेट किया गया है? बड़ी कंपनी को। ठीक है जी। अब वोटिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रॉनिक मीन से, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर्स यूज करे जाएंगे, सिस्टम्स यूज करे जाएंगे। यहां तक कि आपको जरूरी नहीं है कि आप जनरल मीटिंग अटेंड करो, आप घर बैठे बैठे भी वोट दे सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और ये फैसिलिटी लाना जरूरी भी था। हर बंदा मीटिंग में नहीं पहुंच सकता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि वो घर बैठे रिमोट ही वोटिंग का यूज कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है 108। ठीक है जी। Section 108 of the Companies Act introduced the facility of e-voting in respect of prescribed class of companies. Accordingly, the member of such company may exercise the right to vote by electronic means. तो कुछ कंपनीज को प्रिस्क्राइब किया गया है, उनके लिए क्या है जी? ई वोटिंग की फैसिलिटी उनको देनी ही देनी है, और वहां के शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट कर सकते हैं। रूल है जी 20, हमेशा याद रखना है। रूल कौन सा है? रूल 20 ऑफ रूल्स का नाम क्या है? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। इसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ई वोटिंग कैसे होगी। ठीक है जी। Rule 20 state that voting through electronic means shall apply in respect of the general meeting for which notices are issued on or after the date of commencement of Rule 20। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है कब इंट्रोड्यूस किया गया है? रूल 20 से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो रूल 20 आने के बाद में जो भी जनरल मीटिंग के नोटिस दिए गए हैं वहां पे कौन सी फैसिलिटी देनी है? ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है। क्या सारी कंपनी को देना है? नहीं जी, सारी कंपनीज को नहीं देना है। तो अगले पेज पे एप्लीकेबिलिटी आ गई है कि किसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो रहा है। Company is required to provide its member the facility of exercising the right to vote by electronic means। ठीक है जी। किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? एवरी कंपनी। इसको पढ़ के तो लग रहा है कि हर कंपनी पे एप्लीकेबल हो गया, पर ऐसा नहीं है। नीचे लिमिट्स लिखी हुई है। हैज लिस्टेड इट्स इक्विटी शेयर। क्या लिस्ट करवाया है? इक्विटी शेयर। तो कौन सी कंपनी की बात हो रही है? लिस्टेड कंपनी जिसने क्या लिस्ट करे हैं? इक्विटी शेयर लिस्ट करे हैं। जब हम फाउंडेशन में लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते थे तो क्या लिखा हुआ था? लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है? कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे? नहीं, सिक्योरिटीज लिस्ट होती है। क्या लिस्ट होती है? सिक्योरिटीज। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है? वो कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। और सिक्योरिटीज एक वाइडर टर्म है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? ओनली इक्विटी शेयर्स। तो कौन से शेयर्स लिस्ट करवाए हैं?
इक्विटी शेयर। और कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे? एनएससी एंड बीएससी। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दो ही है, कौन से? एनएससी एंड बीएससी। ठीक है जी। उसके बाद में लिखा हुआ है एंड हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर। और उसके मेंबर कितने हैं? 1000 से ज्यादा, 1000 या 1000 से ज्यादा। अब देखो इन दोनों कंडीशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। इसको पढ़ के क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है? दोनों पूरी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बोलता हूं एक अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी, उसके शेयर होल्डर है 2000, क्या हो सकते हैं? क्या अनलिस्टेड कंपनी के 2000 शेयर होल्डर हो सकते हैं? हो सकते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी के कितने शेयर होल्डर होते हैं? 7 से लेके इन्फिनिटी तक। अब लिस्ट है या नहीं है वो एक दूसरी बात है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसके शेयर होल्डर कितने हैं? 2000। क्या उसको ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है? क्या उसको ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है? हाँ या ना? नहीं, मैं आपसे वॉलेंटरीली नहीं पूछ रहा, मैंडेटरी कंप्लायंस पूछ रहा हूँ आपसे। क्या मैंडेटरी देनी है? इसको पढ़ के क्या लग रहा है? नहीं देनी। लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ है। मॉड्यूल की लैंग्वेज गलत है। ये जो लॉ आप पढ़ोगे ना, रूल 20 सब रूल 2, उसमें कैसे लिखा हुआ है? एवरी कंपनी विच हैज लिस्टेड इट इक्विटी शेयर ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, पहली कंडीशन ये हो गई। फिर लिखा हुआ है एंड एवरी कंपनी विच हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर। तो अब क्या समझ आ रहा है कि लिस्टेड कंपनी को तो देनी ही देनी है, और हर कंपनी जिसके शेयर होल्डर कितने हैं, 1000 से ज्यादा है, उस कंपनी को भी देनी है। कौन सी फैसिलिटी? ई वोटिंग की फैसिलिटी। क्लियर है कहानी यहां तक? तो यहां पे आप एंड के बाद क्या लिख लो? फिर से लिखो एवरी कंपनी हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर। तो एवरी कंपनी के लिए है ये। एंड के बाद आप लिस्टेड कंटिन्यू नहीं करोगे। तो लिस्टेड कंपनी है तो शेयर होल्डर देखने की जरूरत ही नहीं है, उसको ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी ही देनी है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर कितने होने चाहिए, मेंबर कितने होने चाहिए? 1000 या 1000 से ज्यादा। तो उनको क्या फैसिलिटी देनी है? ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है। क्लियर है यहां तक कहानी? कोई दिक्कत? ठीक है जी। चलो जी। तो हमें पता लग गया है कौन सी बड़ी कंपनीज है जिनको क्या फैसिलिटी देनी है? ई वोटिंग की फैसिलिटी दे दो। चलो जी। Shall provide to its member facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be considered at general meeting by electronic means। तो कौन सा ऑप्शन देंगे ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी वोटिंग कर सकते हो? शेयर होल्डर को ये ऑप्शन देंगे। क्या एप्लीकेबिलिटी है इसकी ई वोटिंग की? सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एवरी कंपनी विच हैज लिस्टेड इट इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एवरी कंपनी के बाद इन्होंने पॉइंट 1 बनाया, फिर इन्होंने पॉइंट 2 बनाया, दोनों के बीच में क्या लिख दिया? एंड। तो जब भी एंड होता है हमें क्या लगता है? दोनों कंप्लाई करनी है। तो दोनों कंप्लाई करें तो क्या मतलब हो गया? लिस्टेड भी होनी चाहिए और 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर भी होने चाहिए। इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ऐसा रूल के अंदर नहीं लिखा हुआ है। रूल में कैसे लिखा हुआ है? एवरी कंपनी विच हैज लिस्टेड इट इक्विटी शेयर ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर लिखा हुआ है एंड एवरी कंपनी विच हैज नॉट लेस देन 1000 मेंबर। तो इससे पता लगता है कि ये दो सेपरेट कंडीशन है। लिस्टेड कंपनी है तो सीधा फंस जाएगी, और अनलिस्टेड है तो 1000 से ऊपर मेंबर है तो वो भी फंस जाएगी। ठीक है जी। तो खाली लिस्टेड का होना जरूरी नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग मोर देन या हैविंग इक्वल टू 1000 मेंबर, उनको भी ई वोटिंग की फैसिलिटी देनी है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है जी। चलो जी नीचे आ जाओ। हाउएवर अनिधि कंपनी, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? क्या याद है किसी को निधि कंपनी कौन होती है? फाउंडेशन में पढ़ा था। सेविंग एंड थ्रेफ्ट की हैबिट प्रमोट करती है। मैं बोलता हूँ वो कमिटी सिस्टम होता है, वही क्या है जी? निधि कंपनी है। मेंबर से क्या कहते हैं कि आप हमारे पास पैसे डिपॉजिट करवाओ, आपकी सेविंग हो जाएगी। और अगर आपको लोन चाहिए तो आपको लोन भी कौन दे देगी? कंपनी दे देगी, कम इंटरेस्ट रेट पे। तो वो कंपनी कौन सी कंपनी है? निधि कंपनी। हाउएवर निधि कंपनी और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर refer to in chapter 10b or 10c of SEBI is not required to provide the facility to vote by electronic means। तो उन्होंने बता दिया किसी किसी कंपनीज को है ना, किस में डाल दिया? एग्जेम्प्टेड में डाल दिया। किसको डाल दिया? निधि कंपनी। तो अगर निधि कंपनी के 1000 से ज्यादा मेंबर है फिर भी उनको ई वोटिंग की फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कोई इंटरप्राइज या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कहाँ पे है? सेबी के चैप्टर 10b और 10c के अंदर रजिस्टर्ड है। अभी देखो हमने ना 10b और 10c तो ना हमने सेबी पढ़ा है और ना ही हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। कौन सा प्लेटफॉर्म? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन वो किसके लिए लिस्ट होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए लिस्ट करी जाती है। तो इस केस में अगर कंपनी वहां पे लिस्टेड है तो उसको ई वोटिंग की फैसिलिटी नहीं देनी। ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है चैप्टर 10B या 10C के हिसाब से, तो उनको एग्जेम्प्टेड है, उनको ई वोटिंग फैसिलिटी नहीं देनी है, निधि कंपनी को भी नहीं देनी है, और कोई इंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो चैप्टर 10B और 10C में रजिस्टर्ड है उनको भी देने की जरूरत नहीं। फिर नीचे निधि की डेफिनेशन लिखी हुई है, निधि मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स में थ्रिफ्ट और सेविंग्स की हैबिट को प्रमोट करने के लिए जो कंपनी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, निधि कंपनी। रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर, डिपॉजिट किससे रिसीव करेगी, मेंबर से, और लोन भी किसको दे देगी, मेंबर्स को ही, फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, एंड विच कंप्लाई सच रूल एज प्रिस्क्राइब बाय द सीजी, और जो सीजी के रूल्स को कंप्लाई कर रहा है उस कंपनी को हम क्या बोल देंगे, निधि कंपनी। ठीक है जी, कहानी यहां तक। चलो जी, अब नीचे कुछ डेफिनेशन दे रखी है, अगर आप ई वोटिंग पढ़ने जा रहे हो तो पहले सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। सबसे पहला वर्ड कट ऑफ डेट। चलो जी, कट ऑफ डेट क्या होता है, देखो अब कंपनी को ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, और मैंने आपको बताया कि ई वोटिंग आप जनरल मीटिंग अटेंड करे बिना भी कर सकते हो, घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो, और ये जनरल मीटिंग से पहले ही क्या हो जाता है, रिमोट ई वोटिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब कौन से शेयर होल्डर्स को ई वोटिंग की फैसिलिटी दें, मतलब कंपनी के अंदर क्या डेली बेस पे शेयर होल्डर चेंज होते हैं, नहीं होते हैं। अगर लिस्टेड कंपनी है तो क्या आज मैंने खरीदा मैं शेयर होल्डर बन गया, कल मैंने बेच दिया मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, तो एक डेट फिक्स करनी पड़ती है। क्या फिक्स करनी पड़ती है, डेट फिक्स करनी पड़ती है कि इस डेट पे जो जो शेयर होल्डर मेंबर होंगे ना उन्हीं को क्या राइट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का राइट मिलेगा। उस डेट को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ डेट। उस डेट को क्या बोलते हैं हम, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट मींस अ डेट नॉट अर्लियर देन 7 डेज, कितने पहले नहीं होनी चाहिए, 7 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, 7 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, किसके लिए डिटरमाइन करी है हमने, एलिजिबिलिटी के लिए, कौन कौन एलिजिबल है वोट करने के लिए, उस डेट को हम क्या बोल देंगे, कट ऑफ डेट। ठीक है जी, नॉट अर्लियर देन 7 डेज। क्या जनरल मीटिंग से एक दिन पहले कट ऑफ डेट रख सकता हूं मैं, नहीं, कम से कम कितना होना चाहिए, 7 दिन तो पहले होनी ही चाहिए। ठीक है, तो जनरल मीटिंग अगर 22 तारीख को है, कितनी तारीख को है, जो 23 तारीख को है, तो कट ऑफ डेट क्या 15 तारीख हो सकती है। अगर जनरल मीटिंग 23 तारीख को तो कट ऑफ डेट 15 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कितने दिन का गैप है, टोटल 8 दिन बन रहे हैं बीच के अंदर, तो ये अलाउड है। लेकिन क्या कट ऑफ डेट 21 तारीख हो सकती है, नहीं हो सकती है जी। तो नॉट अर्लियर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। क्या जी, कट ऑफ डेट क्या होता है, देखो लिस्टेड कंपनीज है या बड़ी कंपनीज है उनमें डेली बेसिस पे शेयर होल्डर चेंज होते रहते हैं, एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी कि इस डेट पे क्या होगा, इस डेट पे जो जो लोग शेयर होल्डर होंगे ना उनको हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की फैसिलिटी देंगे। उनको क्या भेजेंगे, लिंक भेजेंगे। कंपनी को लिंक भी तो भेजना है ना कि आप घर बैठे बैठे वोट करो, तो लिंक किसको भेजें, उन शेयर होल्डर को लिंक भेजेंगे जो कौन सी डेट पे शेयर होल्डर हैं, कट ऑफ डेट पे। और कट ऑफ डेट कितनी होनी चाहिए, जनरल मीटिंग से 7 दिन या 7 दिन से और पुरानी। हाँ बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, तो कंपनी लिंक किसको भेजेगी, जो कट ऑफ डेट पे शेयर होल्डर, नहीं शेयर, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ई वोटिंग जैसे जब वो नोटिस जाएगा तो उसमें क्या जाएगा, वो लिंक भी चला जाएगा, लेकिन ई वोटिंग का ओपनिंग टाइम अलग होता है कि कब ई वोटिंग ओपन होगी, कब ई वोटिंग क्लोज होगी, वो अभी आगे आना है। लेकिन इस डेट पे जो शेयर होल्डर होंगे उन्हीं को क्या जाएगा, खाली लिंक जाएगा कि आप ई वोटिंग करो। ये फिक्स कर देंगे कि ये शेयर होल्डर्स है, फिर चाहे वो खरीदे या बेचे। कंपनी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है ना, मान लो आपने एक दिन पहले भेज दिया तो कंपनी तो आपको लिंक भेज चुकी है, तो कंपनी की कंप्लाइंस पूरी हो गई। ठीक है जी, कट ऑफ डेट कौन सी डेट है, वो डेट जिसपे जो बंदे शेयर होल्डर होंगे वो क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, क्या रहेंगे जी, एलिजिबल रहेंगे वोट करने के लिए। ठीक है जी, साइबर सिक्योरिटी, अब जब सारा काम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हो रहा है, सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, तो क्या साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। साइबर सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। तो कोई गलत एक्सेस ना हो, गलत यूज ना हो, कोई डिस्क्लोजर्स ना हो, कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, या कोई मॉडिफिकेशन ना हो, या कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, इसको क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो क्या कंपनी को साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर वो ई वोटिंग दे रहा है तो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मींस अ सिक्योर सिस्टम, सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। बेस प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स
ऑफ द मेंबर एंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन फेवर और अगेंस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, एक ऐसा सिक्योर सिस्टम जो क्या दिखाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स कितने हैं, कितने वोट्स मेंबर ने डाले हैं, कितने फेवर में डाले हैं और कितने अगेंस्ट के अंदर डाले चाहिए, इस पूरी चीज को जो रिकॉर्ड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। क्या कंपनी को एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम देना है, नहीं देना है, तो वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और वो क्या दिखाना चाहिए कि टोटल वोट्स कितने हैं, कितने वोट्स फेवर के अंदर में है और कितने वोट्स अगेंस्ट में है, ये सारी चीजें दिखानी चाहिए। ठीक है जी। इन सच अ मैनर दैट द एंटायर वोटिंग इज एक्साइज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस गेट्स रजिस्टर्ड, सारी वोटिंग क्या हो जाएगी जी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, एंड काउंटेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री, और काउंट भी कैसे होगी, इलेक्ट्रॉनिकली ही काउंट हो जाएगी। अगर कंपनी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दे रही है जिसमें काउंटिंग नहीं हो पा रही है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, सिक्योर्ड होना चाहिए, टोटल वोट्स दिखाना चाहिए, कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट में है, हर चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है जी। इन अ सेंट्रलाइज सर्वर विद एडुकेट साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी भी पूरी होनी चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी क्या है, कोई डिस्ट्रप्शन, कोई अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है जी, साइबर सिक्योरिटी। क्लियर है कहानी यहां तक। तो पहले कट ऑफ डेट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, कट ऑफ का मतलब मिनिमम 7 दिन पहले होगी जनरल मीटिंग से पहले वो, और दूसरी बात वो एलिजिबल होंगे शेयर होल्डर की, कौन जनरल मीटिंग में वोट करेगा, कौन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट करेगा, वो कब होंगे, कट ऑफ डेट वाले शेयर होल्डर्स। चलो जी। उसके बाद हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी मतलब अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो सिक्योर्ड भी है, टोटल वोट्स भी दिखा रहा है, कितने फेवर में हुए हैं, कितने अगेंस्ट में हुए हैं, और एक सेंट्रलाइज तरीके से सारे वोट्स को काउंट भी कर। ठीक है जी। चलो नीचे आ जाते हैं, रिमोट ई वोटिंग। हम ये वर्ड आजकल बहुत सुनते हैं, रिमोटली, कैसे काम कर रहे हैं, रिमोटली। रिमोटली का मतलब ऑफिस कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो वोटिंग भी कैसे होगी जी, रिमोटली हो सकती है। रिमोटली का मतलब आपको जनरल मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी बैठे बैठे क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो। अभी अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसकी जनरल मीटिंग होने वाली है और वो ई वोटिंग का फैसिलिटी दे रही है, तो वो मेरे को मोबाइल पे लिंक भेज देगी, अब मैं लिंक को ओपन करूंगा, यहीं से क्या कर सकता हूँ, वोट कर सकता हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम, रिमोट ई वोटिंग। ठीक है जी। मीन्स द फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट बाय अ मेंबर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम क्या होता है, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा, सिक्योर सिस्टम है, और टोटल वोट कितने फेवर में, कितने अगेंस्ट में, सबको काउंट कर लेगा, सबको रजिस्टर कर लेगा, वो क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। फ्रॉम अ प्लेस अदर देन वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग, अगर आप जनरल मीटिंग के अलावा कहीं और से वोट कर रहे हो, इसको क्या बोलेंगे हम, रिमोट ई वोटिंग। इसको क्या बोलेंगे हम, रिमोट ई वोटिंग। ठीक है जी, कहानी यहां तक। चलो जी। सिक्योर सिस्टम, secure system means computer hardware software and procedure that are reasonably secure from unauthorized access and misuse। तो secure system का मतलब क्या है, वो secured है, वो क्या है जी, secured है, हर कोई उसके अंदर एक्सेस नहीं कर पा रहा है। प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, क्या देता है जी, वो रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शन, वो जिस फंक्शन के लिए उसे रखा गया है उसके लिए वो सूट भी करता है। अधेर टू जनरली भी एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर, और किससे अधेर करता है वो, जो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स है उनसे भी वो अधेर करता है। इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टम क्या है, सिक्योर्ड है। सिस्टम क्या है, सिक्योर्ड है। ऐसी डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बस ये क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी सब आईटी से रिलेटेड है तो हमारा इतना लेना देना नहीं। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोटिंग करने का मतलब ई वोटिंग। क्या इसमें रिमोट ई वोटिंग भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इंक्लूड रिमोट ई वोटिंग, इसमें क्या इंक्लूड करेंगे हम, रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग। क्या जनरल मीटिंग वाली वोटिंग भी आ जाएगी इसमें, बिल्कुल आ जाएगी। क्या जनरल मीटिंग पे वोट करने का खाली एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉनिकली, क्या वहां पोल से हो सकती है, क्या वहां शो ऑफ हैंड से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें कौन सा कवर करेंगे हम, जनरल मीटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। तो इसमें रिमोट ई वोटिंग भी आ जाएगी और जनरल मीटिंग की वोटिंग भी आ जाएगी, लेकिन कौन से वाली, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को यूज करके करी जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो इलेक्ट्रॉनिक मींस के अंदर दो चीजें आ रही है, क्या, रिमोट ई वोटिंग एंड वोटिंग एट द जनरल मीटिंग बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो मतलब आप जब जनरल मीटिंग में जाओगे, क्या वहां पे भी आपको कंप्यूटर्स मिलेंगे, बिल्कुल कंप्यूटर्स मिलेंगे वोटिंग करने के लिए। ठीक है जी। चलो जी। एक्साइज ऑफ राइट टू वोट थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बाय अ मेंबर। एक मेंबर है जिसने कैसे वोट कर दिया जी, इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोट कर दिया। मेंबर मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑन रेजोल्यूशन एंड द कंपनी शैल पास सच रेजोल्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल। तो एक मेंबर चाहे तो कैसे वोट कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोट कर सकता है।
प्रोसीजर, अब पूरा प्रोसीजर आ रहा है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवानी है। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक कोई दिक्कत? डेफिनेशंस के अंदर एप्लीकेबिलिटी क्या आती है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इक्विटी शेयर जिसके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो कंपनी, और दूसरी 1000 या 1000 से ज्यादा क्या है मेंबर्स है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है। कट ऑफ डेट का मतलब वो एलिजिबिलिटी के लिए क्या लाते हैं हम? कट ऑफ डेट लाते हैं। कट ऑफ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है जी। नोटिस ऑफ मीटिंग, द नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस किसको भेजते हैं हम? मेंबर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स। ठीक है जी। ऑफ द कंपनी आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, या तो कैसे भेज देना? रजिस्टर्ड पोस्ट से, या कैसे भेज देना? स्पीड पोस्ट से, या कैसे भेज देना? इलेक्ट्रॉनिक मीन से, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज देना, या फिर कोरियर सर्विस से भेज सकते हो। ये सारी बातें तो हमें पता है पहले ही। प्लेस ऑफ नोटिंग ऑन वेबसाइट, नोटिस को कहाँ डाल देना? अगर कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट इफ एनी, तो वेबसाइट के ऊपर भी डाल देना। और कब डालना वेबसाइट के ऊपर? क्या वर्ड लिखा हुआ है जी? फोर्थ विद। क्या लिखा हुआ है? फोर्थ विद का मतलब साथ में। जैसे आपने नोटिस भेजा साथ में कहाँ डाल दो? वेबसाइट पे भी डाल दो। पर्टिकुलर्स कंटेन इन द नोटिस, अब नोटिस के अंदर क्या क्या होगा देखो, हमने पीछे पर्टिकुलर्स पढ़े थे। क्या क्या होता है नोटिस के अंदर? डेट, टाइम, आवर, प्लेस, बिजनेस जो ट्रांजैक्ट करने हैं। अब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? ई वोटिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें नोटिस के अंदर होनी चाहिए। द नोटिस ऑफ द मीटिंग शेल लिखा हुआ है मतलब होनी चाहिए, क्लियरली स्टेट that the company is providing facility for voting by electronic means and business may be transacted through such voting। कंपनी नोटिस में लिखेगी कि वो कौन सी फैसिलिटी दे रही है जी? वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी दे रही है। ये बात कहाँ लिखी होनी चाहिए? नोटिस में लिखी होनी चाहिए। that the facility for voting either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ना, ये आपको मीटिंग के अंदर भी मिल जाएगा। एंड मेंबर अटेंडिंग द मीटिंग हु हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट द वोट, इसको अंडरलाइन कर लो, हु हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग शैल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट एट द मीटिंग। तो जो बंदा घर से वोट करके नहीं आया है, घर से वोट करने का मतलब रिमोट ई वोटिंग, जिसने अपना वोट रिमोट ई वोटिंग से नहीं दिया है, वो जनरल मीटिंग में आके इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोट कर सकता है। वो जनरल मीटिंग में भी आके क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। ठीक है जी। लेकिन जिसने घर से वोट दे दिया है, अब वो वोट नहीं करेगा। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो मीटिंग में नहीं आएगा? मीटिंग में वो आ सकता है, लेकिन वो मीटिंग में आके क्या नहीं करेगा? वोट नहीं करेगा जी। ठीक है जी। दैट द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग मे ऑल्सो अटेंड द मीटिंग, मतलब वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, बट शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन, लेकिन वो वापस वोट कास्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप नोटिस भेजोगे जिसमें आप कौन सी फैसिलिटी दे रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक मींस की, आप नोटिस में क्या लिखोगे? कि कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की। दूसरी बात क्या लिखोगे? आप ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मींस को कंपनी की जनरल मीटिंग में आके भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने रिमोट ई वोटिंग यूज नहीं करनी। अगर आपने रिमोट ई वोटिंग यूज कर ली तो कंपनी में आके आप वोट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिमोट ई वोटिंग कर ली, क्या मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते? मीटिंग तो अटेंड कर सकते हो, आप फ्री का खाना बिल्कुल खा सकते हो, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हो। ये बात आपको नोटिस में नहीं लिखनी है। ठीक है जी, बस वो ऊपर वाली बातें लिखनी है। द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। क्या लिखा होना चाहिए नोटिस के अंदर? प्रोसेस भी लिखा होना चाहिए और तरीका भी लिखा होना चाहिए कि वोटिंग करनी कैसे है। सारे लोग जो शेयर होल्डर है वो आपकी तरह पढ़े लिखे नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग नहीं आ रही होगी, तो उनके लिए पूरा प्रोसेस लिखा हुआ रहेगा। अब आपके पास अगर लिंक आता है, मैसेज आता है, क्या आपको वो प्रोसेस देखने की जरूरत है? आप तो उस लिंक को ओपन करोगे, आप उसमें पढ़ते जाओगे और सीधा वोटिंग कर दोगे, लेकिन किसी किसी को पूरा प्रोसेस पढ़ना पड़ता है। इंडिकेट द टाइम शेड्यूल, क्या लिखा रहना चाहिए उसमें? टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट में बी कास्ट बाय रिमोट ई वोटिंग, और साथ में ये भी लिखा होना चाहिए कि रिमोट ई वोटिंग आप कब कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि रिमोट ई वोटिंग का एक टाइम होता है, तो वो टाइम अभी हमें आगे देखना है। वो टाइम कहाँ लिखा होना चाहिए? नोटिस में लिखा होना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए? तभी तो शेयर होल्डर को पता लगेगा ना कि रिमोट ई वोटिंग ओपन कब होगी और कब क्लोज हो जाएगी। प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द लॉगिन आईडी, किसके बारे में डिटेल देगा वो? लॉगिन आईडी। क्या कोई भी वोट करेगा तो उसकी लॉगिन आईडी होगी? नहीं होगी। तो कंपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करती है, बोल देगी कि जो भी आपका कोड है ना, क्लाइंट कोड, उसके हिसाब से आपकी आईडी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी? आपका पासवर्ड होगा।
या वो कोई तरीका बता देगी कि आपको पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। स्पेसिफाई द प्रोसेस एंड मैनर फॉर जनरेटिंग और रिसीविंग द पासवर्ड एंड फॉर कास्टिंग ऑफ वोट इन अ सिक्योर मैनर। क्या बता देगी? प्रोसेस बता देगी कि कैसे आपको क्या जनरेट करना है, पासवर्ड जनरेट करना है, और कैसे आपको अपना वोट कास्ट करना है। तो ये सारी चीजें कहाँ लिखी होनी चाहिए? नोटिस के अंदर लिखी होनी चाहिए। क्या नोटिस काफी बड़ा नहीं हो गया है? बिल्कुल जी। अब ई वोटिंग करवा रहे हो तो ये सारी चीज डालनी भी पड़ेगी, अगर ई वोटिंग नहीं करवा रही तो ये सारी चीजें नहीं डालनी है। चलो जी अगली बात, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। द कंपनी शेल, वर्ड क्या लिखा हुआ है जी? शेल। शेल कॉज अ पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। क्या करना है जी आपको? एडवर्टीजमेंट भी करना है। टू बी पब्लिश इमीडिएटली, कब करना है? इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। ऑन द कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, जैसे ही आप क्या कर दोगे, नोटिस कब भेजना है? अच्छा जी 21 क्लियर डेज, नोटिस कब भेजना है? 21 क्लियर दिन पहले भेजना है। नोटिस भेजते क्या कर देना है आपको? एडवर्टीजमेंट भी कर दे। क्या ये हर केस में करना है? जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रहे हो, भाई आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रहे हो, आप बहुत बड़ी कंपनी हो सकता है किसी शेयर होल्डर को नोटिस ना मिले, तो वो कहां पढ़ लेगा? एडवर्टीजमेंट में पढ़ लेगा। आपको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ेगा फॉर द मीटिंग बट एटलीस्ट 21 डेज। अब आप कहोगे सर ऊपर नोटिस भेजने के बाद करना था, अब आप कह रहे हो 21 दिन पहले करो मीटिंग से। नोटिस भी कितने दिन पहले भेजा है? लेकिन वहां क्या लिखा हुआ था? 21 क्लियर डेज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 21 डेज। कितना लिखा हुआ है जी? 21 डेज। क्या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मिल गया, नहीं मिल गया पब्लिकेशन के लिए? तो वो सब एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। वो 48 घंटे अगर पोस्ट से भेजा है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर 21 दिन पहले तो पब्लिश हो जाना चाहिए। तो मतलब आपको देखें तो 3-4 दिन की विंडो मिल गई है अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो, लेकिन अगर आप ईमेल से भेज रहे हो तो आपको विंडो 2 ही दिन की मिली है। उसके अंदर आपको क्या कर देना है जी? पब्लिकेशन कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो कि पहले वाला किसकी बात कर रहा है? 21 क्लियर डेज। डिस्पैच ऑफ नोटिस की अगर मैं बात करता हूँ तो कितने दिन होते हैं? 21 क्लियर डेज। और अगर मैं न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है? 21 डेज। दोनों में फर्क है। ठीक है जी। और जब भी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो 2 ही न्यूज़पेपर है, कौन कौन से? वर्नैकुलर न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हैविंग कंट्री वाइड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कहाँ पे होनी चाहिए उसकी? पूरी कंट्री के अंदर। और अगर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है तो उसकी कहाँ पे होनी चाहिए? इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी। इंग्लिश न्यूज़पेपर ऐसा जो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो रहा हो, वर्नाकुलर ऐसा जो रजिस्टर्ड ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट हो रहा हो। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर का मतलब लोकल लैंग्वेज। कौन सी लोकल? जो उस डिस्ट्रिक्ट की लोकल लैंग्वेज। अब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है? फॉलोइंग मैटर्स नेमली, पहली बात स्टेटमेंट दैट बिजनेस में बी ट्रांजेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन। आपको क्या लिखना है? एक स्टेटमेंट डालनी है कि बिजनेस कैसे ट्रांजेक्ट हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी ट्रांजेक्ट हो सकता है। द डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिमोट ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग कब शुरू होगी, क्या टाइम रहेगा? द डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग कब खत्म हो जाएगी? रिमोट का मतलब घर से वोट करने वाला, जनरल मीटिंग में नहीं आ रही हो। कट ऑफ डेट क्या रहेगी? कट ऑफ डेट से क्या पता लगेगा? एलिजिबिलिटी पता लगेगी। द मैनर इन विच हु पर्सन है एक्वायर्ड शेयर एंड बिकम द मेंबर आफ्टर द डिस्पैच ऑफ नोटिस मे ऑब्टेन द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। क्या कुछ शेयर होल्डर ऐसे नहीं हो सकते जिन्होंने शेयर्स कब लिए हैं? नोटिस भेजने के बाद में। और नोटिस कब चला गया है? 21 क्लियर दिन पहले। कट ऑफ डेट कब की रखनी है? मिनिमम 7 दिन होना चाहिए जनरल मीटिंग से पहले। क्या इस बीच में कोई बंदा शेयर होल्डर नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। तो नोटिस में मतलब न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में ये भी लिखा होना चाहिए कि उस बंदे को आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, क्योंकि उसको नोटिस तो नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया है? क्योंकि जब नोटिस गया था वो शेयर होल्डर ही नहीं था। तो उसको बाद में लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे अपने बनाने हैं वो भी उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, मे ऑब्टेन। ठीक है जी। द स्टेटमेंट दैट द रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट डेट एंड टाइम। एक स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए कि रिमोट ई वोटिंग इस डेट के बाद, जब वो टाइम खत्म हो गया है ना, उसके बाद अलाउ नहीं होगी। तो बार बार हमें यहां से पता लग रहा है कि रिमोट ई वोटिंग का एक फिक्स पीरियड होने वाला है। जैसे ही वो फिक्स पीरियड बंद हो गया उसके बाद आप घर बैठ के वोटिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या जनरल मीटिंग में आगे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है जी। द मैनर इन विच द कंपनी शैल प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय मेंबर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग। और जो बंदे मीटिंग में प्रेजेंट है उनको वोटिंग का ऑप्शन कैसे कैसे मिलेगा? हमने पीछे देखा है
शो ऑफ हैंड भी मिल सकता है, बैलेट पे पोल से भी मिल सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी मिल सकता है। अ मेंबर मे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ये भी आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में लिखना है क्या, कि मेंबर पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में अगर उसने ई वोटिंग से वोट दे दिया है उसके बाद भी। सही है या नहीं है? अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से वोट दे दिया, फिर मेरा मन है कि मैं मीटिंग में जाऊं, जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकता हूं। ये नोटिस में भी लिखा होना चाहिए, ये एडवर्टीजमेंट में भी लिखा होना चाहिए। ठीक है जी। अ पर्सन हुज नेम इज रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, इन द रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर maintained by the depository as of the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting। remote e-voting या जनरल मीटिंग में आके वोटिंग करेगा कौन? वही बंदा वोट करेगा जिसका नाम कहां पे है, या तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, या तो कहां पे है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। मतलब कंपनी ने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा। अभी हमने रजिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर का मतलब कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें सारे शेयर होल्डर का नाम लिखा होगा। या कहां पे हो, या हो डिपॉजिटरी के पास में। किसके पास हो जी? डिपॉजिट। डिपॉजिटरी कौन कौन सी है? एनएसडीएल, सीडीएसएल। इनका काम क्या होता है? डीमैट अकाउंट, मतलब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करवाते हैं। अगर मैंने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करा किसके पास में? डिपॉजिटरी के पास में, तो मेरी सारी डिटेल किसके पास रहेगी? डिपॉजिटरी के पास। किसके पास रहेगी? डिपॉजिट। लेकिन मैंने शेयर किसके खरीदे हैं? कंपनी के। कंपनी किसका नाम लिख लेगी? डिपॉजिटरी का। किसका नाम लिख लेगी? डिपॉजिटरी का। कंपनी किसका नाम लिख देगी? कि एनएसडीएल। और एनएसडीएल ने किसका रिकॉर्ड मेंटेन करा हुआ है? सारे शेयर होल्डर्स का। तो एक बात बताओ, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में, किसका नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर में? डिपॉजिटरी का। लेकिन रियल में बेनिफिट किसको मिलेंगे? शेयर के, शेयर होल्डर को। तो मैं कौन हूं? बेनिफिशियल ओनर। अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे सेक्शन 89, सेक्शन 90, जो बात करता है बेनिफिशियल ओनर की एंड सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की। दोनों बहुत खतरनाक सेक्शन है, तो उसको सेपरेटली पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है? जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सारे बेनिफिट किसको जा रहे हैं? उसको जा रहे हैं। तो वो कौन सा ओनर है? बेनिफिशियल ओनर। लेकिन क्या डिपॉजिटरी के केस में ये ऐसे ही होता होगा ना, और कोई तरीका भी नहीं है। नाम किसका लिखा हुआ है रजिस्टर ऑफ मेंबर में? डिपॉजिटरी का। लेकिन रियल ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। तो वोटिंग राइट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। या तो शेयर होल्डर का नाम कहां लिखा हुआ होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर में, या कहां लिखा होगा? डिपॉजिटरी के पास में। दोनों केस में मेंबर को ही वोटिंग राइट मिलेगा। लेकिन कौन से मेंबर को? जो कट ऑफ डेट पे शेयर होल्डर हैं। जो कब शेयर होल्डर हैं? कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है जी। चलो जी आगे आते हैं। वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी इफ एनी। अगर कोई वेबसाइट है तो उसका भी एड्रेस डालना है। अगर कोई एजेंसी है जहां पे आपने अपना नोटिस डाला है तो उसका एड्रेस भी डालना है। एड्रेस मतलब वो लिंक डालना है कि यहाँ पे भी नोटिस रखा हुआ है, आप जाके यहाँ पे भी जाके नोटिस देख सकते हो। नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेज कनेक्टेड विद द फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो एक बंदे का नाम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, फोन नंबर होना चाहिए। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर किसी भी बंदे को वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो किसको कॉल करेगा? इस बंदे को कॉल कर ले। ठीक है जी। कोई भी ग्रीवेंसेज आ रहे हैं तो किसको कॉल कर लेगा? क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड ऑफ द एजेंसी। तो अगर कंपनी की वेबसाइट है तो ये पब्लिक नोटिस कहाँ पे डाल देना? वेबसाइट पे भी डाल देना। नोटिस भी वेबसाइट पे डाल देना, पब्लिक नोटिस भी वेबसाइट पे डाल देना। ठीक है जी। फिर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड ऑफ द एजेंसी। ये 2-3 बार वर्ड आ गया। एजेंसी मतलब हो सकता है कंपनी ने किसी एजेंसी की हेल्प ली हो नोटिस वगैरह भेजने के लिए, तो उस एजेंसी की वेबसाइट पे भी डाल दो। ठीक है जी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो जी। अब आता है टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग। इस पे लिख लो जी इंपॉर्टेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग। ई वोटिंग कब ओपन होगी? द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग, फिर से अंडरलाइन कर लो। ई वोटिंग नहीं, किसकी बात हो रही है? ये रिमोट ई वोटिंग। रिमोट का मतलब घर से वोट। कहां से वोट? घर से वोट। घर से भी नहीं बोलूंगा, पहाड़ों से भी दे सकते हो, बस जनरल मीटिंग में जाके नहीं दोगे, और कहीं से भी दे रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? रिमोट ई वोटिंग। शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days। कितने दिन के लिए ओपन होनी चाहिए? 3 मिनिमम है, मैक्सिमम है? मिनिमम 3 दिन के लिए तो ओपन होनी ही होनी चाहिए। एंड शेल क्लोज, और क्लोज कब होगी? एट 5 PM ऑन द डेट। क्या मीटिंग वाली डेट पे?
नहीं, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, प्रीसीडिंग द डेट। मीटिंग आज है तो एक दिन पहले क्या बंद हो जाएगी जी, रिमोट ई वोटिंग बंद हो जाएगी। कितने बजे? 5 बजे। और मिनिमम कितने दिन के लिए खुलनी चाहिए? 3 दिन के लिए खुलनी चाहिए। क्लोज कब होनी चाहिए? एक दिन पहले 5 बजे। अब आपको 3 दिन अगर एक्सटेंड करने हैं तो यहीं से एक्सटेंड करो जी, बंद तो ये यहीं पे होगी। बंद करने का और कोई तरीका नहीं है और कोई डेट नहीं है। ये बंद कब होगी? मीटिंग से एक दिन पहले 5 PM पे, सुबह नहीं शाम के 5 बजे। ठीक है जी, कहानी यहां तक कोई दिक्कत? चलो जी, तो ई वोटिंग 3 दिन के लिए खुलेगी मिनिमम, जनरल मीटिंग से एक दिन पहले शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी। अब जिसने इसमें वोट दे दिया क्या वो मीटिंग में जाके वोट कर सकता है? नहीं। ये बात कहां लिखी हुई है? नोटिस में भी, एडवर्टीजमेंट में भी लिखी हुई है। क्या वो बंदा मीटिंग अटेंड कर सकता है? ये बात भी कहां लिखी हुई है? नोटिस में भी और पब्लिकेशन के अंदर भी। ये टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग कहां लिखा हुआ है? क्या नोटिस में भी लिखा हुआ है और पब्लिकेशन में भी लिखा हुआ है? ऑप्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग। During the period when facility for remote e-voting is provided, the member of company holding shares either in physical form or in demat form, चाहे फिजिकल में हो चाहे डीमैट में हो, एज ऑन द कट ऑफ डेट। क्या इंपॉर्टेंट है जी? कट ऑफ डेट। शेयर होल्डर कब का होना चाहिए? कट ऑफ डेट वाला। मे ऑफ फॉर रिमोट ई वोटिंग, चाहे आपके पास शेयर्स फिजिकली हो चाहे आपके पास शेयर्स डीमैट में हो। देखो उन्होंने पीछे क्या लिखा था, कौन से मेंबर वोट करेंगे? जिसका नाम कहां पे लिखा होगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर में। रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होगा? जिसने शेयर्स फिजिकली होल्ड करे होंगे। कैसे होल्ड करे होंगे? फिजिकली। या फिर कहां लिखा हो? रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में किसका नाम लिखा होगा? जिसने शेयर्स डीमैट में होल्ड करे होंगे। लेकिन वो शेयर होल्डर कब शेयर होल्डर होना चाहिए? कट ऑफ डेट पे। कब होना चाहिए? कट ऑफ डेट पे। वो क्या कर सकता है? रिमोट ई वोटिंग से वोट कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट once the vote on a resolution is cast by the member, अगर एक बार वोट कास्ट हो गया है, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again। तो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मेरे से तो गलती हो गई, ऐसा काम नहीं है। अगर वोट डाल दिया तो वो वोट क्या है जी? फाइनल। ठीक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीपक ने वोट डाल दिया, फिर पता लगा प्रभनोर ने भी सेम वोट डाला है, तो दीपक क्या कह रहा है? मैं वोट चेंज करूंगा। तो क्या अलाउ करेंगे? बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। जो डाल दिया वो डाल। ठीक है जी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मेंबर में पार्टिसिपेट, क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं वोट डालने के बाद भी? बिल्कुल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग इज राइट टू वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, चाहे रिमोट ई वोटिंग से वोट दे चुके हैं, बट शैल नॉट बी अलाउड टू वोट अगेन। क्या वापस वोट कर पाएगा? नहीं जी, वापस वोट नहीं कर पाएगा। तो क्या कंपनी को बहुत हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता होगा कि कौन ई वोटिंग करके आ चुका है, क्योंकि इसको वोट नहीं करने देना है? तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। When to block facility, ये फैसिलिटी ब्लॉक कब करनी? एट द एंड ऑफ द रिमोट ई वोटिंग पीरियड, जैसे पीरियड खत्म होगा। कब खत्म होगा ये? 5 बजे मीटिंग से प्रीसीडिंग डेट पे। द फैसिलिटी शेल फोर्थविथ बी ब्लॉक, इसको क्या कर देंगे जी? ब्लॉक कर देंगे। अब कोई और वोट नहीं कर पाएगा। फोर्थविथ का मतलब तुरंत। प्रोवाइडेड दैट इफ अ कंपनी ऑप्ट्स टू प्रोवाइड द सेम वोटिंग as used in the remote e-voting during the general meeting, the said facility shall be in operation till all the resolution are considered and voted and may be used for voting only by the member attending the meeting who have not exercised their right to vote through remote e-voting। आप बता दो जी ये पैराग्राफ क्या कहना चाहते हैं? कहां पर है? 8 पॉइंट में सेकंड पैराग्राफ। बिल्कुल जी। तो हमने ऊपर पढ़ा पहले तो कि रिमोट ई वोटिंग को बंद कर देना चाहिए तुरंत। लेकिन अगर कंपनी वही प्रोसेस को कहां यूज करने वाली है? जनरल मीटिंग। भाई जनरल मीटिंग में भी तो ई वोटिंग का फैसिलिटी देनी है ना। अगर आप वही प्रोसेस ओपन कर रख रहे हो तो उसको ओपन रख सकते हो। कब तक? जब तक सारे रेजोल्यूशन पे वोट नहीं हो जाता। लेकिन वोट करेगा कौन? जिसने अभी वोट रिमोट ई वोटिंग से नहीं किया है, वही क्या करेगा? वहां आके वोट कर सकता है। क्लियर है कहानी यहां तक? चलो जी। अपॉइंटमेंट ऑफ
स्क्रूटनाइजर। अब जैसे आपको मैंने बोला कि भाई बहुत सारा काम है तो कंपनी अकेले कर नहीं पाएगी, तो कंपनी को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, स्क्रूटनाइज क्या करेगा ये? स्क्रूटनाइज सारे वोट्स को देखेगा, कितने कास्ट हो गए हैं, किस किस ने रिमोट ही वोटिंग से कर लिया है क्योंकि उसको मीटिंग में अलाउ नहीं करना है। लास्ट में क्या करेगा? काउंटिंग करेगा, फिर बताएगा रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल, क्या लिखा हुआ है जी? शेल अपॉइंट वन और मोर, मतलब स्क्रूटनाइजर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन होगा कौन? हु मे बी अ सीए इन प्रैक्टिस। क्या इंडिपेंडेंसी आ गई? नहीं आ गई? सीए जॉब वाला नहीं है, कौन सी वाला है? प्रैक्टिस वाला है। या फिर सीएमए इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकता है स्क्रूटनाइजर, या फिर सीएस इन प्रैक्टिस, या कौन बन सकता है? सीएस इन प्रैक्टिस भी बन सकता है, या फिर कौन बन सकता है? एन एडवोकेट भी बन सकता है। मतलब वो चारों प्रोफेशनल आ गए हैं। और एनी अदर पर्सन, और कोई भी पर्सन बन सकता है, हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हुआ तो क्या वो ढंग से गिनती करेगा? वो कंपनी के फेवर में गिनती करेगा। तो नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट। और कैसा बंदा होना चाहिए? जिसकी रेपुटेशन होनी चाहिए। Who in the opinion of the board can scrutinize the voting and remote voting process in a fair and transparent manner। जो बोर्ड को लगे कि ये बंदा स्क्रूटनाइज कर लेगा अच्छे से वोटिंग, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो चाहे रिमोट वोटिंग हो, और उसको वो क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं। सीए इन प्रैक्टिस, सीएम इन प्रैक्टिस, सीएन इन प्रैक्टिस, एडवोकेट, या कोई भी बंदा जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? रेपुटेशन वाला होना चाहिए। वो क्या बनेगा जी? स्क्रूटनाइज। ठीक, नहीं पहले ही अपॉइंट कर देंगे, पहले अपॉइंट कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट द स्क्रूटनाइजर सो अपॉइंटेड मे टेक असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। स्क्रूटनाइजर क्या कर सकता है? असिस्टेंस ले सकता है। किसकी? जो बंदा कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है और जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से, हाँ, मे टेक असिस्टेंस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड हु इज वेल वर्स्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है और जिसको किस चीज की नॉलेज है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की नॉलेज है, उसकी क्या ले सकता है? असिस्टेंस ले सकता है। क्या आप बताओ, आप सीए इन प्रैक्टिस हो, सीए बन गए आप लोग, क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, या एक आईटी का बंदा चाहिए होगा? आईटी का बंदा चाहिए होगा, तो आप उसकी असिस्टेंस ले सकते हो, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए? कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, ताकि इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। विलिंगनेस ऑफ स्क्रूटनाइजर फॉर अपॉइंटमेंट, क्या उसी को अपॉइंट करोगे जो विलिंग है, या जबरदस्ती अपॉइंट कर दोगे? सब विलिंग रहते हैं, अभी काम किसको अच्छा नहीं लगता। द स्क्रूटनाइजर शेल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड एंड अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजोरिटी। तो स्क्रूटनाइजर विलिंग होना चाहिए अपॉइंट होने के लिए, और मीटिंग पे अवेलेबल भी होना चाहिए, किसके लिए? मेजोरिटी को देखने के लिए। रिक्विजिट मेजोरिटी मतलब ओआर है तो सिंपल मेजोरिटी, और अगर एसआर है तो 75%। रोल ऑफ चेयरमैन, द चेयरमैन शेल at the general meeting at the end of discussion on the resolution on which voting is to be held allow voting as provided in clause A to H of sub rule 1 of rule 21 as applicable with the assistance of scrutinizer by use of ballot or polling paper or by using electronic voting system for all those members who are present but not cast their vote by e-voting। तो चेयरमैन को क्या करना है? स्क्रूटनाइजर के साथ मिलके क्या करना है? जितने भी मेंबर मीटिंग में आए हुए हैं उनको क्या देनी है? वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, चाहे बैलेट से करवाए, चाहे पोलिंग पेपर से करवाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से करवाए। उसको क्या करवानी है जी? वोटिंग करवानी है। लेकिन वोटिंग करेगा कौन? वही मेंबर करेगा जो मीटिंग में प्रेजेंट है और जिसने पहले वोट नहीं कास्ट किया है। पहले वोट मतलब रिमोट ई वोटिंग से वोट कास्ट नहीं किया है, उन्हीं को ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है जी, यहां तक कहानी। अब आ गया जी काउंटिंग ऑफ वोट। अब वोट हो गए हैं, अब गिनती जी। कौन करेगा गिनती? स्क्रूटनाइजर। कौन करेगा? पैसे इसी चीज की ले रहा है वो। स्क्रूटनाइजर शेल इमीडिएटली, कब करेगा? तुरंत मीटिंग खत्म होते ही, लेकिन अभी आगे टाइमलाइन भी दे रखी होगी। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वोटिंग एट द जनरल मीटिंग फर्स्ट काउंट द वोट कास्ट एट द मीटिंग। कौन से वोट गिनेगा पहले? जो जनरल मीटिंग में कास्ट हुए। देयर आफ्टर अनब्लॉक द वोट कास्ट थ्रू रिमोट वोटिंग। उसके बाद कौन से गिनेगा? रिमोट वोटिंग वाले। इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस। क्या चाहिए साथ में? 2 विटनेस। और विटनेस भी क्या होने चाहिए? नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। 2 विटनेस भी होने चाहिए, दोनों कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए। एंड मेक
नॉट लेटर देन 3 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो मैक्सिमम टाइम कितना मिला इसे? 3 दिन। 3 दिन के अंदर क्या करना है इसे? एक रिपोर्ट बनानी है। क्या बनानी है जी? एक रिपोर्ट, अ कंसोलिडेटेड स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट। एक रिपोर्ट बनानी है अपनी, जिसमें वो क्या लिखेगा? टोटल वोट कास्ट इन फेवर और अगेंस्ट। कितने फेवर में है, कितने अगेंस्ट में है, इफ एनी, टू द चेयरमैन। और किसको दे देगा रिपोर्ट? चेयरमैन को, या फिर पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग, या चेयरमैन ने जिसको राइटिंग में ऑथराइज कर दिया उसको क्या दे देगा? वो रिपोर्ट दे देगा। हु शैल काउंटर साइन द सेम। और चेयरमैन या वो पर्सन उस पर क्या कर देगा? काउंटर साइन भी कर देगा। मतलब स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट बनाएगा कितने दिन के अंदर? मैक्सिमम 3 दिन है। 3 दिन शुरू कहां से होंगे? मीटिंग खत्म होने के बाद में। उसमें वो क्या डालेगा? कितने वोट फेवर में है, कितने वोट अगेंस्ट में है, साइन करके किसको दे देगा? चेयरमैन को, या चेयरमैन ने किसी को ऑथराइज कर दिया है तो उसको दे दिया, और वो क्या कर देंगे? उस पर काउंटर साइन कर देंगे कि रिपोर्ट रिसीव हो गई। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन और पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम राइटिंग शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द वोटिंग फोर्थविथ। और ये जो चेयरमैन और पर्सन ऑथराइज्ड है, ये क्या करेगा उस रिपोर्ट का? कि अपने पास रख लेगा, घर ले जाएगा, तुरंत डिक्लेयर करेगा कि क्या रिजल्ट आया है जी। फोर्थविथ का मतलब तुरंत। जैसे ही स्क्रूटनाइजर ने रिपोर्ट दी, आपको रिपोर्ट अपने पास नहीं रखनी है, तुरंत आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना। ठीक है जी। इट इज hereby clarified that manner in which members have cast their vote, that is affirming or negating, shall remain secret and not available to the chairman, scrutinizer or any other person till the vote are cast in the meeting। कोई बताएगा क्या कहना चाह रहा है? पॉइंट अच्छा पॉइंट है ये, एक्सप्लेनेशन। कब तक भाई? लास्ट में तो गिनती भी तो गिननी है उसे, तो गिनती के लिए तो पता लगना चाहिए ना किस फेवर में है या अगेंस्ट में। अब तक कब तक? वोट कास्ट इन द मीटिंग। जब तक मीटिंग में वोट कास्ट नहीं हो जाते, तब तक ना चेयरमैन को ना स्क्रूटनाइजर को क्या नहीं बताया जाएगा कि ये जो वोट कास्ट हुए हैं ना, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताया नहीं जाएगा। क्यों नहीं बताया जा रहा? क्यों नहीं बताया जा रहा? कौन डिसीजन चेंज कर दे? कास्टिंग वोट, वो तो एक अलग चीज हो गई, यहाँ रोल नहीं आएगा उसका। मतलब आप वोट डाल के आ गए घर से, रिमोट ही वोटिंग करके आ गए, और इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे आप घर से वोट डाल के आ गए रिमोट ही वोटिंग से, और मुझे पता लग गया कि आपने पॉजिटिव नहीं डाला, नेगेटिव डाला है, मैं क्या कहूंगा? हर्ष की थाली में शाही पनीर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वोट डाल के आया है। तो ऐसी बायसनेस हो सकती है, तो इसके लिए क्या कर देंगे जी? ये वोट क्या रहेंगे? सीक्रेट रहेंगे। आप जनरल मीटिंग में आराम से एंजॉय करो। आपका वोट क्या आपने फेवर में दिया है या अगेंस्ट में दिया है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है जी, होना भी चाहिए। बिल्कुल, इलेक्शन वाले भी सीक्रेट रखते हैं। जो जिसके सामने डाल रहे हो आप उससे भी छुपा सकते हो कि मैं किसको डाल रहा हूँ। ठीक है जी, ये सब क्या रहता है? सीक्रेट रहता है। कहीं आपने नेगेटिव में कास्ट किया और जैसे ही पता लगा चेयरमैन ने आपकी गोली मार दी, तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए क्या कर रखे हैं? इस चीज को एकदम सीक्रेट रखा जाएगा। लेकिन जब मीटिंग हो गई, इसके बाद में अब स्क्रूटनाइजर गिरेगा तो पता भी लग जाएगा। चलो जी। स्क्रूटनाइजर टू हैव एक्सेस टू डिटेल्स रिलेटिंग टू मेंबर। क्या स्क्रूटनाइजर को मेंबर की डिटेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो कंपनी ने जो वो रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिपॉजिटरी ने जो डिटेल ले रखी है, क्या वो स्क्रूटनाइजर को देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? तभी तो वो देखेगा ना कि कौन कौन से मेंबर हैं, इसकी वोटिंग राइट कितने हैं, कौन कौन ई वोटिंग से वोट करके आ गया है। तो ये सब चीजें उसे पता होनी चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग दैट मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग, जिसने रिमोट ई वोटिंग से वोट दे दिया है, क्या उसे मीटिंग में अलाउ करेंगे? मीटिंग में वोट करना अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। मीटिंग में अलाउ करेंगे, वोट करना अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए स्क्रूटनाइजर को सारी डिटेल प्रोवाइड करी जाएगी। डू नॉट वोट अगेन एट द जनरल मीटिंग। द स्क्रूटनाइजर शैल हैव एक्सेस आफ्टर द क्लोजर ऑफ पीरियड फॉर रिमोट मीटिंग एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग से पहले डिटेल मिल जाएगी उसे रिलेटिंग टू मेंबर, देयर नेम, उनका फोलियो नंबर, कितने शेयर्स है उनके पास, और सच अदर इंफॉर्मेशन दैट स्क्रूटनाइजर में रिक्वायर। who have cast their vote through remote e-voting but not the manner in which they have cast their vote। तो उन सारे मेंबर की डिटेल दे देंगे कि इन्होंने क्या कर दिया है जी? रिमोट ई-वोटिंग से वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने पॉजिटिव में दिया है या इन्होंने नेगेटिव में दिया है। लेकिन ये बता देंगे कि इन्होंने वोट दे दिया है और इनके शेयर्स इतने हैं, इनका फोलियो नंबर इतना है, ये सारी चीजें बता देंगे। ठीक है जी।
ताकि स्क्रूटनाइजर क्या करे, उनको दोबारा वोट ना दे। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर बाय स्क्रूटनाइजर, स्क्रूटनाइजर क्या मेंटेन करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा। द स्क्रूटनाइजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड द असेंट और डिसेंट रिसीव्ड, mentioning the particular of name, address, folio number, client ID of the member, number of share held, nominal value where the shares have differential voting right। तो स्क्रूटनाइजर पूरी डिटेल रजिस्टर में लिख लेगा, चाहे मैनुअली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली। क्या लिखेगा, क्या असेंट आया है, क्या डिसेंट आया है, उनका नाम भी लिख देगा, उनका एड्रेस भी लिख देगा, फोलियो नंबर भी लिख देगा, क्लाइंट आईडी भी लिख देगा, कितने शेयर्स उनके पास में है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, और क्या शेयर्स इनके पास डीवीआर वाले हैं या नॉर्मल शेयर्स है, ये भी लिख देगा। डीवीआर क्या हमें पता है क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, एक शेयर्स पे ज्यादा परसेंटेज वोटिंग राइट मिल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डीवीआर। अभी हम उसको पढ़ेंगे भी। तो अपने रजिस्टर में वो लिखेगा कि शेयर्स नॉर्मल वाले हैं या डीवीआर वाले हैं। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, वोटिंग पावर पे, वोटिंग परसेंटेज पे फर्क पड़ जाएगा ना, इसलिए रजिस्टर में लिखना जरूरी है। सेफ कस्टडी ऑफ रजिस्टर, द रजिस्टर एंड ऑल अदर पेपर रिलेटिंग टू द वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल बी इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटनाइजर। किसके पास रहेगा, स्क्रूटनाइजर। लेकिन आगे लिखा हुआ है until the chairman consider and approve and sign the minutes and thereafter scrutinizer shall hand over the register and papers to the company। कब तक रहेगा स्क्रूटनाइजर के पास, जब तक चेयरमैन मिनट्स को साइन नहीं कर देता है। मिनट्स का मतलब वो रिकॉर्ड कर लेगा पूरी मीटिंग को और उसको साइन कर देगा, जब तक मिनट साइन नहीं होते, जब तक स्क्रूटनाइजर रखे। उसके बाद स्क्रूटनाइजर किसको दे दे, कंपनी को दे दे। क्लियर है यहाँ तक कहानी, बस खत्म ही हो गया, 3 पॉइंट रह गए हैं। रिजल्ट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटनाइजर टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। कहां पे डाल देंगे हम ये, वेबसाइट पे। कब डाल देंगे, इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट इज डिक्लेयर बाय द चेयरमैन। जैसे ही चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसके तुरंत बाद डाल देंगे। चेयरमैन कब डिक्लेयर करेगा रिजल्ट, जब स्क्रूटनाइजर उसे रिपोर्ट दे देगा। स्क्रूटनाइजर को रिपोर्ट कब देनी है, नॉट लेटर देन 3 डेज। तो नॉट लेटर दे 3 डेज के अंदर जैसे रिपोर्ट आई चेयरमैन क्या कर देगा, डिक्लेयर कर देगा। और डिक्लेयर करते ही क्या कर देना है, वेबसाइट के ऊपर भी डाल देना। Provided that in case of a companies whose equity share are listed on a recognized stock exchange, the company shall simultaneously forward the result to the stock exchange or exchanges with where its equity share are listed and such stock exchange shall place the result on its website। तो कंपनी किसको फॉरवर्ड कर देगी, स्टॉक एक्सचेंज को भी फॉरवर्ड कर देगी। ये कौन सी कंपनी के लिए है, जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं, वही किसको फॉरवर्ड करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, अपनी वेबसाइट पे भी डाल देगा ताकि सारे मेंबर्स को पता लग जाए। डेट व्हेन रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास, आपके हिसाब से किस डेट पे रेजोल्यूशन को मानेंगे कि पास हो गया है, क्या जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन माने, जिस दिन मीटिंग हो गई है, जिस दिन रिमोट ही वोटिंग हो गई है, कब माने कि रेजोल्यूशन पास हो गया, जिस दिन मिनट्स बने, मिनट साइन हुए हैं, और कुछ वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट द रेजोल्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पास ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। कब मान लेंगे जी, कब पास हुई है, जनरल मीटिंग पे ही पास। भाई पास तो जनरल मीटिंग पे हो गया था ना, रिजल्ट लेट डिक्लेयर हुआ है इसका। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, जब उसने काउंटिंग कर ली, लेकिन रेजोल्यूशन तो कब पास हुआ है, जनरल मीटिंग पे ही पास हुआ है। ठीक है जी। लेकिन जब वो अपने मिनट्स में लिख देगा तो ये क्या बन जाएगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस। लेकिन रेजोल्यूशन कब पास हुआ है, और इन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट, रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट का मतलब, रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट, कितने वोट चाहिए हमें पास करने के लिए, कितने चाहिए, डिपेंड करता है ओआर है या एसआर है। ओआर हुआ तो सिंपल मेजोरिटी, एसआर हुआ तो, और ये हम कहां पढ़ेंगे, सेक्शन 114 के अंदर। सेक्शन 114 के अंदर हम रेजोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट, लास्ट समझ के मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन नॉट टू बी विथड्रॉन। A resolution proposed to be considered through voting by electronic means shall not be withdrawn। मतलब जो रेजोल्यूशन ई वोटिंग से कंसीडर किया जा रहा है उसको कभी भी विथड्रॉ नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, भाई लोग रिमोट ई वोटिंग से घर से वोट देके आ चुके हैं। अब आप जनरल मीटिंग में ऐसा नहीं कहोगे कि इस रेजोल्यूशन को क्या कर दो, विथड्रॉन कर दो। अगर आपने प्रपोज किया है तो आपको इसको अप्रूव या रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, इसको विथड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है जी। कंपनी को आभास हो गया कि ये ना रिमोट वोटिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव में वोट आ चुके हैं, तो कंपनी क्या कर सकती है मीटिंग के अंदर, इसे विथड्रॉन कर दो, इसको भी कंसीडर, ऐसा नहीं अलाउड है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीन से होना है तो ये करा ही जाएगा, विथड्रॉन नहीं होगा। इस पे केस स्टडी बन सकती है, लेकिन ये इतना छोटा पॉइंट है इसलिए कभी इस पे बनी नहीं है, लेकिन इस पे बनाई जा सकती है इसके साथ कोई 1-2 पॉइंट मिक्स करके। तो क्या कहते हो दोस्तों, आगे बढ़े या फिर खत्म करें।
मजा नहीं आया आपको ई वोटिंग पढ़ के? ज्यादा ही हो गया कुछ? वैसे रिपीट हो रही है बार बार बातें। देखो मेन कॉन्सेप्ट यही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मीन्स का मतलब जनरल मीटिंग में भी इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हो, मीटिंग से पहले घर से भी कर सकते हो, जिसको हम रिमोट वोटिंग कहते हैं। वोट करेगा कौन? वो शेयर होल्डर करेगा जो कब शेयर होल्डर है? कट ऑफ डेट पे। कट ऑफ डेट कब होनी चाहिए? नॉट अर्लियर देन 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। वो बंदे क्या करेंगे? वोट करेंगे। रिमोट वोटिंग ओपन कब होगी? ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए? 3 दिन। मिनिमम 3 दिन के लिए ओपन होनी चाहिए। क्लोज कब होगी? 5 बजे जनरल मीटिंग से पहले वाले दिन पे। जिसने रिमोट वोटिंग में वोट कर दिया वो जनरल मीटिंग में वोट नहीं करेगा। वो जनरल मीटिंग में वोट नहीं, लेकिन क्या मीटिंग अटेंड करेगा? बिल्कुल मीटिंग अटेंड कर सकता है। अब ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, इसके लिए क्या अपॉइंट करेंगे? स्क्रूटनाइजर। उससे पहले हमने देखा नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए। बहुत जनरल बात है कि हम ई वोटिंग दे रहे हैं, ई वोटिंग कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी, जिसने वोट दिया है वो मीटिंग में आ सकता है। इसकी एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी कर देंगे। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कब करेंगे? इमीडिएटली। कब करेंगे? इमीडिएटली। लेकिन टाइमलाइन क्या है? कम से कम 21 दिन पहले हो जाना चाहिए। नोटिस कब जाता है? 21 क्लियर डेज। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कब हो जानी चाहिए? 21 डेज पहले। एडवर्टीजमेंट में भी वही सारी चीजें हम लिख देंगे। स्क्रूटनाइजर का क्या काम है? अपनी रिपोर्ट देना, चेक करना कि भाई किस किस ने वोट दिए हैं, फेवर में दिए हैं, अगेंस्ट में दिए हैं, और लास्ट में रिजल्ट बता देना। रिजल्ट बताने के लिए कितना दिन का टाइम है उसके पास? 3 दिन। 3 दिन कहाँ से? मीटिंग खत्म होने के बाद 3 दिन के अंदर उसे रिपोर्ट दे देनी है। किसको देगा रिपोर्ट? चेयरमैन को, या जिसने चेयरमैन ने जिसको ऑथराइज किया उसे दे देगा रिपोर्ट। चेयरमैन क्या करेगा उस रिपोर्ट का? सिग्नेचर करके डिक्लेयर कर देगा तुरंत कि भाई पास हुए हैं या फेल हुए हैं, और उसको कहाँ डाल देगा? वेबसाइट पे भी डाल देगा। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो, अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को ही भेज देगा। किसको भेज देगा? स्टॉक एक्सचेंज को ही भेज देगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेंगे उसका? वो भी अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। तो घूम फिर के सब क्या हो रहा है? पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। और एट द एंड अगर रेजोल्यूशन ई वोटिंग से प्रपोज्ड है तो वो विड्रॉ नहीं होगा। इसके अलावा कुछ हमने पढ़ा है? कोई मेजर पॉइंट छूट गया हो बीच में जो आपको याद हो? सर एक सेकेंड, टाइम फॉर ओपनिंग। एक था ब्लॉक फैसिलिटी। जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाती है आपको फैसिलिटी क्या कर देनी है? ब्लॉक कर देनी है। लेकिन कब ब्लॉक नहीं करनी है? आप मीटिंग में भी ये फैसिलिटी यूज करने वाले हो तो कब ब्लॉक कर दोगे? जब सारे रेजोल्यूशन पे वोट हो जाएगा उसके बाद ब्लॉक कर देना। और एक रजिस्टर बनाना है। किसको? स्क्रूटनाइजर को। जो किसकी कस्टडी में रहेगा? स्क्रूटनाइजर की। कब तक? जब तक चेयरमैन मिनट्स को साइन नहीं कर देता है। फिर वो रजिस्टर किसको दे देगा? कंपनी को दे देगा। हाँ जी। ई वोटिंग अभी के लिए, ई वोटिंग हम पोस्टल बैलेट पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। अभी के लिए ई वोटिंग। अब वोट बाय हैंड्स वगैरह में नहीं रहेगा। स्क्रूटनाइजर बनेगा कौन? सीए, सीएमए, सीएस, एडवोकेट या एनी पर्सन जो बोर्ड को सही लगे, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट में ना हो, रेपुटेशन के साथ काम करता हो। जो वोटिंग काउंट करे जाएंगे वो एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस, और वो दोनों विटनेस भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में डिमांड फॉर पोल हम पढ़ेंगे।